तो आज हम लोग गुप्ता एम्पायर पे टूट पड़े। बड़ा हमला इन्होंने किया था, आज इन पर हमला करके देखते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। नाम ही उसका बड़ा खतरनाक था, समुद्रगुप्त। मतलब जितने समुद्र थे आसपास के, वहां तक उसने अपना राज्य फैला के रखा हुआ था। वो अश्वमेध सेक्रीफाइस को करने वाला व्यक्ति था। अश्वमेध अपने जमाने का। अश्वमेध जानते हो चाहिए सेक्रीफाइस क्या होता है, कैसे किया जाता है? अश्वमेध क्या? हाँ बेटा, अश्वमेध। हाँ सर, वो घोड़े होते हैं, उनको छोड़ा जाता है, वो जहां तक जाते हैं तो वो होता है उस राज्य के मतलब अंडर आ जाता है। अच्छा, सर इसमें एक यज्ञ किया जाता है, फिर उसके बाद घोड़े छोड़े जाते हैं। चलो ये भी ठीक है। उस हाँ, हाँ, और कोई बताएगा इसमें? सर यज्ञ करके घोड़े छोड़े जाते हैं, उसके बाद यज्ञ फिर किया जाता है। अच्छा चलो ये भी सही है। अब चलो मैं आपको तीन दो बड़े बड़े यज्ञ, एक दो यज्ञ आपका करवा भी देता हूँ मैं। ध्यान से सुनो। पहली अच्छा, देवेश भी बताएंगे कुछ, बताइए बेटा। सर अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लिया तो फिर उससे सर युद्ध होता है, और अगर सर घोड़ा वापस आ गया तो मतलब कि वो उस जगह का सबसे बड़ा राजा होता है। अच्छा हाँ ठीक है, अब आप अपनी जानकारी से आप लोग सही बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो इसमें कि पहले वैदिक काल में ये दो तीन बड़े महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करते थे। आगे चल करके भी ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। और यज्ञ कैसे किए जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं, यज्ञ की क्या विधि और प्रविधियां होती हैं, इन सारे चीजों के लिए एक पूरा वेद लिखा गया है जिसको कहते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद है ही वेद इस बात का, जिसमें यज्ञ वगैरह के बारे में सारी जानकारियां हैं। तो उसमें वैसे तो बड़े सारे यज्ञों के बारे में जिक्र है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ हैं वो चार यज्ञ हैं। एक है अश्वमेध यज्ञ, दूसरा है वाजपेय यज्ञ, तीसरा अग्निस्टोम यज्ञ है, और ये तीन खैर महत्वपूर्ण है। एक और है, कोई नाम याद आता है तो मैं बताता हूं आपको। तो इसमें जो अश्वमेध है, इस यज्ञ में क्या होता था? राजसू यज्ञ। चलो आ गया चार। तो तीन यज्ञ इसमें से ऐसे थे जो कि राजा करते थे बेसिकली। कौन कौन से? अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। और जो चौथा यज्ञ है अग्निस्टोम, ये कॉमन पीपल कोई भी कर सकता था, हर कोई करता है। जब आपके घरों में शादियां होती हैं या आपके घरों में कोई कथा होती है, पूजा होती है, तब भी आप लोग यज्ञ करते हो कि नहीं करते हो? हवन होता है जी, करते रहते ना। यस सर। ये जो स्वाहा वाला है, ये कौन सा यज्ञ है? ये अग्निस्टोम यज्ञ है। ठीक है, ये नॉर्मली हर घर में हो सकता है, हर आदमी करता है। इसका कोई ऐसा बड़ा रिजिड सा रूल नहीं है। आप अपने घरों में अश्वमेध यज्ञ नहीं करते हो, लेकिन अग्निस्टोम हर कोई करता है। ये है बड़ा कॉमन सा, इसको आप हटा दो अपने सिस्टम से। तीन जो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ हैं जो राजा किया करते थे, वो है अश्वमेध, राजसू और वाजपेय। अब इसमें जो राजसू यज्ञ होता था, ये होता था राज्याभिषेक के दौरान। जब कोई भी व्यक्ति नया राजा बनता था, तो राजा बनाने के लिए उसे पहले तो बहुत सारे नदियों का जल इकट्ठा किया जाता था, उससे उसका अभिषेक किया जाता था। इसका मतलब उसका वैसे तरीका, जो सही तरीका ये है कि राजा स्वयं घूमे। जब वो राजा बने तो वो जाए और अपने राज्य की हर नदियों का पानी में स्नान करके आए। मतलब ये पता चले कि इतने सारे इलाके उसके राज्य में, अपना राज्य देखे। लेकिन अब चूंकि वो राजा है तो इतना क्यों थकेगा? तो पंडित जी ने एक साधारण तरीका निकाला कि हर नदी का पानी इकट्ठा करो और यही बाल्टी में भर के नहला दो उसको, हो गया उसका सारा तीर्थ। ये वही वाला तरीका है जो हम आप अपनाते हैं ना। हम गंगा जी में नहीं जाकर के नहाते हैं, हम क्या करते हैं? गंगा जी का पानी एक डब्बे में भर लेते हैं और रोज सुबह ऐसे निकालते हैं और ऐसे छिड़क लेते हैं, हो गया गंगा स्नान। यही होता था, ऐसे करा देते थे राजसू यज्ञ। तो राजसू यज्ञ में पहले मतलब ये राज्याभिषेक होना, तिलक होना, पूजा पाठ होना और एक बड़ा सा यज्ञ होना। उसमें ढेर सारे दान दिया जाता था। दूर दराज के राजा आते थे उसमें, और जो भी उससे पता चलता था कौन कौन इस राजा के साथ खड़ा है। कोई नया राजा बना तो वो देश देशांतर के बड़े सारे राजाओं को निमंत्रण भेजता था, सब राजसू यज्ञ में शामिल होते थे।
और गिफ्ट ला करके देते थे कि भैया आपके लिए गिफ्ट है। ये वैसे ही जैसे हैप्पी बर्थडे आपका, उसमें ढेर सारे लोग आते हैं ना आपको बर्थडे देने के लिए, तो जो आपको बर्थडे गिफ्ट दे रहा है, बर्थडे विश कर रहा है, इसका मतलब वो आपका हितैषी है, वो आपके फेवर में है। जो आपका दुश्मन है वो नहीं आएगा। तो राजा जब राजसूय यज्ञ करता था तो जो भी राजा उसके फेवर वाले होते थे, उसके अधीन नहीं, ध्यान रखना, उसके अधीन वाले नहीं, अधीन वाले तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके फेवर वाले भी आएंगे, उसके दोस्त भी आएंगे, मित्र भी आएंगे, जिनसे उसकी फ्रेंडशिप है। ये होता था राजसूय यज्ञ। इसमें बहुत सारे पंडितों को खूब दान दिया जाता था। पंडित जी लोग सब अपना जुगाड़ बैठाए थे इसमें, और क्या। तो दूसरा वाला यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होता था रथ दौड़। अच्छा, राजसूय यज्ञ हमेशा नहीं होता था, राजसूय यज्ञ जब कोई राजा बनता था तभी होता था। और वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो रथ दौड़ था, रथ दौड़ते थे उसमें। तो उसमें होता क्या था कि बहुत सारे राजाओं के को बुलाया जाता था, सबको रथों पर बैठाया जाता था, और जो सबसे ताकतवर घोड़ा होता था और बढ़िया रथ होता था, वो जो महाराज होते थे उनके लिए रखा जाता था, और सबके साथ उनकी दौड़ होती थी। मतलब वो एक तरह का मैच फिक्सिंग रहता था उसमें कि इसी को जिताना है, क्योंकि यज्ञ वही कर रहा है ना। तो जो यज्ञ कर रहा है ये साबित करोगी वो सबसे तेज रथ चलाने वाला है, बहुत बड़ा महारथी है, ये कैसे साबित होगा। उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिल जाता था, और वो सबसे पहले वो रथ लेकर के पहुंच जाता था मंजिल पे, वो जीत गया, फिर वो बड़े सारे दान देगा, ढेर सारे गायें और स्वर्ण मुद्राएं, ये सब। तो ये होता था, मतलब ये एक तरह का फिक्स्ड नाटक होता था जो कराया जाता था, रिचुअल जैसा ही है। और तीसरा वाला जो यज्ञ होता था अश्वमेध। मेध का मतलब होता है बलि। तो ये पहले जो है अश्वमेध होता था, कभी कभी तो नरमेध भी होता था, सर्पमेध होता था, अलग अलग जो है जीव जंतुओं का मेध किया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था, इसमें परफॉर्मेंस ऐसी होती थी कि राजा यज्ञ जब शुरू करता था तो यज्ञ में एक घोड़े की पूजा करी जाती थी, और एक तरीके से उस घोड़े को ही बनाया जाता था राजा, समझे। राजा बैठ करके यज्ञ करेगा, वो कथा सुनेगा, लेकिन वो एक तरीके से राजा जो अपनी जिम्मेदारी है, अपने पद हैं, वो उस घोड़े को दे देता था, और फिर घोड़ा पूरा घूमता था राज्य राज्य। तरीका ये होना चाहिए था कि राजा खुद अपनी सेना लेकर के और चारों तरफ घूमे, और जो उसके सामने आए उसको मारे और जीत करके राज्य हड़प ले। लेकिन राजा ऐसा नहीं करता था। राजा अश्वमेध में करता क्या था, अपनी जिम्मेदारी, अपना पद घोड़े को देता था, घोड़ा फिर छोड़ा जाता था, घोड़े के पीछे सेना जाती थी, मतलब जैसे घोड़ा ही राजा है और सेना वो घोड़े की हिफाजत कर रही है, वैसे कर रही है जैसे राजा की करती है। अब फिर घोड़ा वो स्वच्छंद होकर के टहलता था, चाहे जहां जाए, जैसे जाए। हाँ, सैनिक इस बात का ध्यान रखते थे कि बहुत ताकतवर राजा के क्षेत्र में घोड़ा ना चला जाए, नहीं फालतू में जो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो ऐसी ऐसी जगह ही ले जाते थे जो या तो उनके कब्जे में हो, या बहुत कमजोर राजा हो जो आगे चल करके कब्जे में आ सके। वो जो है पूरा घूमता था, पूरा एक साल, वर्ष भर उस घोड़े को घुमाया जाता था। हाँ श्रेया बताओ। फिर आप जब वो साउथ इंडिया का बता रहे थे, तो आपने बताया था जो एक मंत्री थे जिसने बहुत सक्सेसफुल, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसने भी ऐसा ध्यान रखा था कि मतलब वो नॉर्मली राज्य में जाए, ज्यादा बड़े राज्य में ना जाए। बिल्कुल 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 बेटा, कोई भी राजा ऐसा ध्यान रखता था। जैसे बनारस में ही जो पहले बहुत यहाँ पे नागवंशीय क्षत्रिय हुआ करते थे बनारस में, तो उन्होंने यहाँ पर 10 ठो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 1-2 तो नहीं कराए थे। और जिस घाट पे कराए गए थे आज भी उसे दशाश्वमेध घाट कहते हैं, सुना है ना। ठीक है, ये नागवंशियों का किया हुआ है। तो ये जो 10 ठो अश्वमेध हुए थे, तुम्हें क्या लग रहा है ये सारी दुनिया में फैला दिए थे अपना घोड़ा, मार नहीं खाएंगे फिर। तो ये अपने ही राज्य के इर्द गिर्द घुमाते थे। मेरा ये क्वेश्चन था, वो जो चीफ आप बताए थे जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, शक के पता नहीं कौन से चीफ थे, आपने ऐसे कुछ बताया था ना। कनिष्क की बात नहीं, तो किसकी बात हो रही है? शुंग, फिर पुष्यमित्र चीफ शुंग। चीफ हाँ, उनके जो चीफ थे जिसने हड़प लिया था, आपने बताया था कि वो उसने 2 सक्सेसफुल अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो मतलब ये पूछना था मैं कि उसने भी ऐसा ध्यान रखा था कि वो घोड़ा मतलब ज्यादा बड़े राज्य में ना जाए, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हर फिर कोई ध्यान रखता। ये भी बोल सकते, तो ये भी हो सकता है ऐसे छोटे छोटे जगह पे भेज दिया और ऐसे उतना बड़ा नाम बन गया उसका। बस यही होता ही था, यही होता था एक्चुअली।
हाँ, हमेशा कि जो राजा होता था वो घोड़ा जरूर छोड़ता था, लेकिन वो घोड़ा अपने ही राज्य में छोड़ता था या अपने राज्य के आसपास के ऐसे इलाके जो थोड़े से कमजोर इलाके हैं ना, वहीं तक छोड़ता था। हर किसी के पास वो घोड़ा नहीं भेजेगा, मार खाना है उसे। अकल तो इतनी हो कि राजा है ना, बेवकूफ थोड़े। तो अश्वमेध यज्ञ इस तरह से होता था। और घोड़ा छोड़ा गया, साल भर घोड़ा घूमेगा, उसके बाद जब वो घोड़ा वापस आता था तब क्या होता था, अब वो इलाका जीता किसने है, राजा ने या घोड़े ने? घोड़े ने। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उस दौर में तो वही राजा था। अब वो घोड़े ने पूरा इलाका जीता हुआ है। जब दोबारा घोड़ा आता है तो उसका बड़ा स्वागत होता है कि यार ये तो बड़ा प्रतापी घोड़ा है, इसने इतने सारे इलाके जीते। उस घोड़े से फिर महारानी का विवाह किया जाता है, समझे? घोड़े से महारानी का विवाह होगा। ऐसा करने से क्या होगा, घोड़े का जो राज्य था उस पे हक हो गया महारानी का। जब विवाह हो गया तो आधे की अर्धांगिनी बन गई ना वो उसकी। फिर अगले दिन राजा एक बड़ी सी तलवार निकालेगा और यज्ञशाला में उसी घोड़े को खड़ा करके उसकी गर्दन उड़ा देगा, यानी घोड़ा काट दिया उसने। अब सोचो, पूरा इलाका वो जीता किसने था, घोड़े ने। घोड़े ने शादी किससे करी, महारानी से। अब घोड़े का वध किसने किया, राजा ने। और राजा ने फिर से विवाह किया महारानी से। तो जो राज्य घोड़े ने जीता था वो महारानी को ट्रांसफर हुआ, और महारानी से दोबारा विवाह करने के बाद फिर से राजा का वो राज्य हो गया। बात समझे? उतनी दूर का वो चक्रवर्ती, वो जो है छत्रपति या वो बहुत बड़ा वाला महाराज हो गया, और उसने घोड़े को मार डाला। फिर उस घोड़े के मांस को खूब पकाया गया, और भी कई सारे जानवर मारे गए, और बड़े सारे व्यंजन बने। जितने लोग थे सबको खिलाया पिलाया गया। बहुत सारे जो है पंडित जी ब्राह्मण थे जिन्होंने ढेर सारी कथाएं सुनाई, कहानियां सुनाई, उन सबको खूब ढेर सारा दान दिया गया, और लेकर के सब मस्ती में निकल गए। ये होता था यज्ञ। अभी समझ आया? ये ऐसे वाले कान पकड़ने की तरीके से ये यज्ञ कराया जाता था। वो सीधे सीधे ऐसे नहीं पकड़ लेते थे। क्लियर हुआ सबको? आ गया? आप सब लोग मिलकर के अश्वमेध यज्ञ करो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉकरोच छोड़ के अपने घर पर बोलेंगे जहां तक घूम के आता मेरा है। हाँ, तुम लोग भी छोड़ दो बकरा बकरी जो हो तुम्हारे पास। जहां तक घूम के आए तुम्हारा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता था। उसका प्रॉपर विधि होता था। घोड़े के माथे पे एक तख्ती लटकाई जाती थी, लिखा जाता था इस घोड़े को फला चक्रवर्ती सम्राट ने छोड़ा हुआ है, इसको जो है मुक्त तरीके से घूमने दिया जाए। सभी राजाओं को आदेश दिया जाता है इसको घूमने दिया जाए। यदि किसी ने भी हिम्मत करी इसको पकड़ने की तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ेगा। वो खुली चुनौती लेके घूमता था भाई। तो जो डर के मारे नहीं करते थे वहां पर राजा का अधिकार हो जाता था। जो थोड़ा नहीं डरता था, लड़ लेता था, फिर उनसे मार होती थी। अच्छा, अब आप जानते हो इसमें पंडित जी लोग क्या करते थे? पंडित जी लोगों का बड़ा काम होता था कि वो पूरे एक साल रोज सुबह में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ढेर सारा उनके यहाँ से फल फ्रूट खाएंगे, और शाम को बैठ करके कहानी सुनाएंगे राजा को। अब सोचो कि यार साल भर अगर जो है लोगों को बैठ करके कहानी सुनानी तो कितनी कहानियां उसको आनी चाहिए। तो उसमें बड़ी सारी कहानियां वो कुछ सही सुनाते थे, कुछ झूठ सुनाते थे, कुछ लफाजी होती थी, कुछ नहीं जोड़ लेते थे, ऐसे ऐसे करके। और नाम इतने टेक्निकल रखते थे कि सबको लगे कि बिल्कुल सही वाली बात कह रहे हैं। राजा उग्र श्रवा होते थे, ये करते थे, पला रहते थे, वो ऐसा किए थे, ये दान किए थे। और कहानियां वही दान की, धर्म की, वीरता की, ऐसी ऐसी कहानियां जिससे उस राजा का मॉरल बूस्टअप हो, और उसे लगे कि उसे भी बहुत सारे मंदिर बनवाने चाहिए, बहुत सारे धर्म के काम करने चाहिए, दान देने चाहिए। वो इससे प्रभावित होकर के और कुछ देता था। तो और यही सारी कहानियां आगे चल करके बड़े बड़े पौराणिक घटनाओं में, कथाओं में शामिल होती गई। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब किसी ने बैठ करके पूरा पुराण लिखा था? नहीं, ये ऐसी ही अश्वमेध में, राजसूय यज्ञ में, वाजपेयी यज्ञ में पंडितों के द्वारा सुनाई गई कहानियां हुआ करती थी, जिनका संस्कृत में वो सुनाते थे, संस्कृत में संकलन होता था, बाद में लिख दिया जाता था, तो ये पुराण बन गए। ये और तरह की जो ग्रंथ और किताबें और कहानियां हो गई वो इन्हीं से बने हुए हैं।
चलो अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का लड़का था, पहली बात। दूसरी बात, इसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। अपने जमाने में बहुत बड़ा राजा विक्रमादित्य भी होते थे 56 BCE वाले। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद पहले तो रामगुप्त राजा हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं राजा हुआ था। कौन हुआ था? रामगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड का बड़ा भाई था, लेकिन इसके हिस्टोरिकल प्रूफ हमें नहीं मिलते। रामगुप्त का हमें कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। रामगुप्त की केवल वही कहानी मिलती है ध्रुव स्वामिनी में, या इस तरह का जो देवी चंद्रगुप्तम है उसमें मिलती है बस, जिसमें पता चलता है कि शक राज ने जो है वो ध्रुव स्वामिनी को उठा, मतलब रामगुप्त से कहा था अपनी पत्नी हमारे यहाँ भेजो, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड जा करके उसको छुड़ा के ले आता है, लाइक दिस। तो चंद्रगुप्त सेकंड अपने पिता का एक महान पुत्र था, महान पिता का महान पुत्र कह सकते हो। उसने अपने पिता के साम्राज्य को भी सुरक्षित रखा, कुछ नए भी इलाके उसने जीते। डिप्लोमेसी और वॉरफेयर दोनों में वो बहुत बढ़िया था, मतलब रणनीतिकार भी बहुत बढ़िया था और योद्धा तो था ही। ठीक है, उसने कुबेर नागा से विवाह किया था। देखो, उसके एक दादा थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से, कुमार देवी से विवाह किया था, और ये कुबेर नागा से कर रहा है। कुबेर नागा वो जो है सेंट्रल इंडिया में नागा प्रिंसेस थी, तो मतलब नाग वंश उस दौर में बहुत प्रभावी था। अब आप जान लो, नाग वंश बहुत फेमस था। उज्जैन के आसपास नाग वंशों का, कारकोट वंश के कहते हैं, वो नागवंशी थे। बनारस में नागवंशों का शासन था। बहुत सारे जगहों पर नागवंशी क्षत्रिय थे, उनके शासन हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, उसने कुबेर नागा से विवाह करके नागवंशियों के साथ अच्छे संबंध कर लिए। और दूसरा, उस दौर में साउथ इंडिया में या दक्कन रीजन में एक नया वंश पैदा हुआ था जो बहुत ताकतवर वंश था, वो था वाकाटक। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, वाकाटकों से भी अपने अच्छे संबंध बनाए। क्यों? क्योंकि खतरा शकों से था। शक गुजरात में थे, और गुजरात से सटा हुआ राजधानी पड़ता था ये मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों का। इस इलाके में वाकाटक वंश के राजा थे। तो जाहिर सी बात है, अगर चंद्रगुप्त को शकों को हराना है तो उन्हें वाकाटकों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। और यही हाल वाकाटकों का भी था, क्योंकि वाकाटकों की तो बाउंड्री मिलती थी शकों से। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी बाउंड्री किसी से मिल रही है तो उससे हमें खतरा हमेशा होगा। उस खतरे को दूर करने के लिए हमें पड़ोसी राजाओं की मदद चाहिए होगी। तो वाकाटक भी चाहते थे कि गुप्तों से उनके अच्छे संबंध हो जाए, क्योंकि दोनों ही बहुत ताकतवर राजा उस दौर में होते थे। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपनी लड़की प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। ये नाम याद कर लेना। क्या मैं नाम बता रहा हूं? रुद्रसेन सेकंड। कौन थे? वाकाटक वंश के राजा थे। किससे विवाह करते हैं? प्रभावती से। प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लड़की, समुद्रगुप्त की पोती, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है। So the political importance of this marriage lies in the fact that Vakataka occupied a geographically strategic position in Deccan. Deccan में वाकाटकों का बढ़िया पोजीशन हुआ करता था। उनके साथ अलायंस करने से चंद्रगुप्त को यह फायदा हुआ कि वेस्ट इंडिया जीतने में उसे बहुत मदद मिली, खास करके शकों को हराने में जो है चंद्रगुप्त को बहुत फायदा हुआ। अब थोड़ा सा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था? तो इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि गुप्त जो है वो बहुत बड़े बड़े टाइटल लेते थे, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सम्राट, चक्रवर्तिन। ये बड़े बड़े टाइटल है, ग्रैंड एलोक्वेंट टाइटल। इस टाइटल से समझ में आता है कि ये लोग राजाओं के भी राजा थे, मतलब एक सामंती व्यवस्था थी। इससे ये समझ में आता है कि ये इकलौते राजा नहीं हुआ करते थे, ये राजाओं के राजा थे। इसका मतलब इनके नीचे भी छोटे राजा हुआ करते थे, जिन्हें हम सामंत कह सकते हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो था वो एक तरह का फ्यूडल सिस्टम वाला साम्राज्य था, जिसमें लोकल लॉर्ड्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और ऐसे राजाओं के ऊपर एक महान राजा हुआ करता था,
जिसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर सम्राट, चक्रवर्ती, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। तो ऐसे करके ये बड़े बड़े टाइटल इस बात के सबूत हैं कि ये बड़े राजा हुआ करते थे, ताकतवर राजा हुआ करते थे, राजाओं के राजा हुआ करते थे। द किंग वॉज असिस्टेड in his administration by the council of ministers। और राजा की मदद के लिए एक सेंट्रल असेंबली होती थी, उसमें चीफ मिनिस्टर होते थे, सेनापति होते थे जिसको हम कमांडर इन चीफ कह सकते हैं, और कुछ और ऑफिशियल्स होते थे। जैसे एक बहुत बड़ा ऑफिशियल होता था संधि विग्रह या संधि विग्राहक। अच्छा, नाम से ही समझ में आ जाएगा, संधि माने जोड़ना, विग्रह माने तोड़ना, यानी जोड़ तोड़ का मंत्री था। ये एक तरह का विदेश मंत्री था जो विदेशों से किससे लड़ाई करना है, किससे संधि करना है, संधि में क्या शर्तें होंगी, ये सारा कुछ ये डिसाइड करता था। बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन अफेयर्स का ये मंत्री था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद चूंकि हमने पहले ही बता दिया कि इनका सामंती एक व्यवस्था था, यानी छोटे राजा हुआ करते थे, गवर्नर्स होते थे अलग अलग जगहों पे। तो अलग अलग इलाकों का जो राज्य होता था वो देखने के लिए कुमार अमात्य होते थे। कुमार अमात्य मतलब राजकुमार, गवर्नर एक तरीके से, और उनके नीचे होते थे आयुक्त। आयुक्त यानी कमिश्नर, वो मंडल आयुक्त जैसे आज होते हैं। ठीक है, गुप्त प्रोविंसेस को भुक्ति कहा जाता है। ठीक है, एक तो गुप्त साम्राज्य हुआ, साम्राज्य को बांटा जाता था छोटे छोटे राज्य में। तो साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य, राज्य को कहा जाता था भुक्ति, और भुक्ति को गवर्न करने वाले जो गवर्नर होते थे उन्हें कहा जाता था ऊपरिक। ये ध्यान रखना नाम। फिर भुक्ति और नीचे बटे होते थे जिले में। भुक्तिज वर डिवाइडेड इनटू विषय, विषय को डिस्ट्रिक्ट कहते थे। तो ये ध्यान रखना, सबसे ऊपर साम्राज्य हुआ जहां पर सम्राट होगा, रूलर। साम्राज्य के नीचे राज्य हुआ जिन्हें कहा जाता था भुक्ति, और भुक्ति का गवर्नर होता था ऊपरिक। फिर भुक्ति बटा होता था विषय में यानी डिस्ट्रिक्ट, और उसका जो सबसे अधिक बड़ा अधिकारी होता था वो होता था विषयपति। इसके बाद जिले बटे होते थे नगर और गांव में। जिले में यही होगा ना, या तो नगर होगा, शहर होगा, या गांव होगा। तो जो नगर होता था वहां का गवर्नमेंट देखते थे नगर श्रेष्ठी, यानी नगर का श्रेष्ठ आदमी। तो नगर में कौन श्रेष्ठ आदमी होगा बताओ? जिसकी बड़ी सी दुकान होगी, ढेर सारा पैसा होगा, बड़ा व्यापारी होगा, वही नगर का सेठ होगा ना। तो वो उसे कहा जाता था नगर श्रेष्ठी। अब ये श्रेष्ठी थोड़ा सा टेक्निकल पड़ जाता है, बोलने में बहुत अच्छा, मतलब बहुत पढ़ा लिखा आदमी श्रेष्ठी कह पाएगा, बाकी श्रेष्ठ नहीं कह पाएगा तो कहेगा सेठ। तो आजकल जिनको हम सेठ कहते हैं वो एक्चुअली शब्द है श्रेष्ठ। वो नगर के धनपति होते थे, धनकुबेर होते थे, एक तरह के बड़े व्यापारी होते थे जो नगर श्रेष्ठ थे, आगे नगर सेठ बन गए। ठीक है, ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। और गांव का एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामिक देखता था। ग्रामिक मतलब वही ग्राम प्रधान, हेड, जो भी आप कह लो। ये सारी जानकारी हमें ज्यादातर फाहियान के अकाउंट से मिलती है, क्योंकि फाहियान, जैसे आपको याद होगा, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वैसे ही फाहियान आया था जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। फर्क ये है कि मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर था और ये फाहियान चीनी यात्री था। बहुत इंफॉर्मेशन दिया है इसमें। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि ये बहुत ही माइल्ड होता था, बेनोवलेंट था, बहुत दया धर्म ये सब चलता था, बहुत किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपल्स मूवमेंट। कोई भी आदमी कहीं भी आ जा सकता था, पर्सनल फ्रीडम खूब मिलती थी लोगों को। देयर वाज नो स्टेट इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल्स लाइफ। व्यक्ति के निजी जीवन में राज्य का कोई दखलंदाजी नहीं होता था, हर आदमी पूरी तरह से स्वतंत्र होता था। ठीक है, और पनिशमेंट्स वर नॉट सीवियर, बहुत कड़े दंड नहीं दिए जाते थे। फाइन सब पे लगाया जाता, मतलब कोई भी अपराध कर ले फाइन दे करके छूट जाता था, कोई बहुत ऐसा नहीं। और बहुत देयर वाज नो स्पाई सिस्टम, लोगों पे शक नहीं किया जाता था। कोई दूत और ये जो होते हैं जासूस, ऐसे सिस्टम नहीं बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया था, सो एफिशिएंट,
कि ट्रेवलर्स हमेशा सेफ होते थे। कोई कितना भी कीमती चीज लेकर के चला जाए रास्ते में, कहीं भी चोर उचक्के इन सब का डर ही नहीं होता, क्योंकि चोर उचक्के होते ही नहीं थे। हर आदमी इतना प्रॉस्परस होता था, इतने सबके पास इतने अपने काम रोजगार पैसे, चोरी चमारी कोई करता ही नहीं था। सो ही मेंशन्ड दैट पीपल वर जनरली प्रॉस्परस एंड क्राइम्स वर नेग्लिजिबल। लोग जो है वो सुखी थे, क्राइम ना के बराबर होता था। फायान ने और भी बताया, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में कहीं भी ट्रेवल कर सकता था बिना किसी फियर के। और ये भी देखते हैं कि मौर्यों की तुलना में ये बहुत लिबरल था, चाहे धर्म के मामले में हो या किसी भी मामले में। तो इस तरीके से गुप्त डायनेस्टी या गुप्त रूल बहुत ही प्रॉस्परस रूल था, और यही कारण है कि आज भी गुप्त शासन को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। सो द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज गुप्ता रूल। इज दैट क्लियर? आया अकल, समझ में आया? सर तो चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड को या पूरा गुप्त पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं? हाँ, लगभग पूरे ही गुप्त काल को, चंद्रगुप्त पहले से लेकर के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड तक को बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, खास करके कुमारगुप्त में, स्कंदगुप्त में, आगे चल करके बुधगुप्त तक आते आते काफी खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, शुरुआती जो गुप्त काल था वो महत्वपूर्ण रहा है। खास करके चंद्रगुप्त सेकंड का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड के नाम से कह सकते हैं, वही जाना जाता है।